बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर हम फार्मास्यूटिक्स सेक्शन 1 का जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हमने उसकी जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था और उसकी टाइप्स देखी थी। आज हम देखेंगे कि ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है, किस किस बेस पे होती है, और उसके अलावा उनकी फ़र्दर आगे जो टाइप्स वगैरह वो हम देखेंगे। ड्रग्स को हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एक्सेट्रा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्रग होती क्या है। बेसिकली कोई भी मेडिसिन, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम ड्रग का लफ्ज़ देते हैं। ड्रग्स डजंट मीन नारकोटिक्स या फिर वो ड्रग्स जो लोग ले रहे होते हैं, हम कहते हैं कि नशा कर रहे हैं तो वो ड्रग्स ले रहे हैं। बेसिकली जो फार्मा में ड्रग यूज़ होती है वो किसी भी मेडिसिन को एड्रेस करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एंसल द ड्रग कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर द यूज़ इन द डायग्नोसिस, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ इन ह्यूमन और इन अदर एनिमल्स। ह्यूमन में हो या एनिमल्स में हो, दोनों में। एंसल किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये बुक है फार्मास्यूटिक्स की जो इसकी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन को बेसिकली डील कर रही होती है। उसके अंदर ड्रग की जो डेफिनेशन दी हुई है वो इन्होंने यहाँ पे कोट की है। अच्छा, हमारे पास ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं होती, किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं, उसके डायग्नोसिस के लिए भी हो सकती हैं, उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए भी हो सकती हैं और उससे बचने के लिए भी हो सकती है, ठीक है। हम उसमें डायग्नोसिस में एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, वो हम सिटी स्कैन वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ट्रीटमेंट और मिटिगेशन होता है, रिड्यूसिंग द सीवियरिटी, किसी भी चीज़ की शिद्दत को कम करना। फोर से किसी को माइग्रेन है या किसी को हेडेक है तो उसके लिए अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं या कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या है कि वो उसकी सीवियरिटी को, उसकी शिद्दत को जाके कम करेगी, ठीक है। इसी तरह किसी फोर से बुखार हो गया किसी को, आसान अल्फाज में कहें तो उसको कम करने के लिए जो हम दवाई इस्तेमाल करेंगे उसका जो पर्पज़ होगा वो मिटिगेशन होगा। ट्रीटमेंट कोई भी डिज़ीज़ प्रॉपर हो गई है, लेकिन सर दर्द एक डिज़ीज़ की उसमें नहीं आती। बेसिकली डिज़ीज़ जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है या कोई मेजर डिजीज़ वगैरह है, यहाँ पर उससे मुराद, ट्रीटमेंट से मुराद वो है। उसके अलावा प्रिवेंशन में आ जाती है कि जैसे एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, एंटी एलर्जिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, हमें अगर आइडिया होता है कि यहाँ पर जैसे पोलियो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स को हम प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें पता होता है कि पेशेंट जो है उसके अंदर पोलियो के चांसेस हैं, तो पोलियो में जो वैक्सीन है उनमें बेसिकली एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही होती हैं जो कि इन वायरसेस को, इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया और दूसरे जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। पोलियो के पेपिलोमा वायरस होता है। इसके अलावा अगर हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं तो ड्रग की क्लासिफिकेशन दो तरीक़ों से की जा सकती है, उनके सोर्स की बेस पे और उनकी सेल की बेस पे। सोर्स की बेस पे हम बाद में देखेंगे, पहले हम सेल की बेस पे देख लेते हैं कि ड्रग्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होती हैं OTC, जिन्हें हम ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं, और उसके अलावा प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? ओवर द काउंटर मतलब आप काउंटर पे हैं, जाके आपने कहा कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, तो जो भी वहाँ पे काउंटर पे फार्मासिस्ट या जो भी पर्सन अवेलेबल है वो आपको मेडिसिन उठा के दे देगा। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं दी जा सकती। अगर कोई पर्सन कोई ऐसी मेडिसिन लेने गया है जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग के अंडर आती है, आप काउंटर पे जाके उसे कह भी दें, जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो ये होनी चाहिए कि आप उसे काउंटर पे जाके कहते हैं तो भी वो पर्सन आपको वो मेडिसिन नहीं देता, क्योंकि उनके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो डॉक्टर के नुस्खे के बगैर, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देनी होती, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाती हैं मल्टीवाइटामिन्स की, एंसिड्स की, लिक्सेटिव्स की, या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव्स आ जाती हैं। मल्टीवाइटामिन का आप सबको पता है, एंसिड ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डिफरेंट किस्म की इन्फ्लेमेशन वगैरह को ख़त्म करने के लिए यूज़ करती हैं, और ये नॉन स्टीरॉयडल होती हैं, इनके अंदर स्टीरॉइड्स का यूज़ नहीं होता। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। इसमें एग्जाम्पल एस्प्रिन और पैरासीटामोल वगैरह की आ जाती है। इसके बाद जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड, बेंजोडाइज़पीन, बार्बिट्यूरेट्स। इसमें एंटीबायोटिक्स जो हैं, हम जब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जो इम्यूनिटी तो चले वीक इम्यूनिटी होती है स्टीरॉइड से वीक, जो एंटीबायोटिक्स हमने बहुत ज़्यादा दे दी हैं, हमारा क्या करेगा, मेडिसिन बॉडी के अंदर जाएगी, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंदर जो एग्जांपल आ जाती हैं उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, बेंजोडाइज़पीन और डिफरेंट किस्म की मेडिसिन आपके सामने लिखी हुई हैं। एंटीबायोटिक्स जब हम बहुत ज़्यादा मिकदार में देना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसकी प्रॉपर डोज नहीं देते, जैसे फोर से कि एंटीबायोटिक्स के लिए डेज़ होते हैं कि आपने 3 डेज़ कंपल्सरी लेनी होती हैं। अगर आप 2 दिन लेके उसको छोड़ देते हैं तो वो जर्म्स जिनके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक काम कर रही थी वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं उस मेडिसिन के अगेंस्ट। अब फोर से वो कोई 7 दिन देनी थी किसी ने, तो क्या होता है कि पेशेंट ने जो है वो 3 दिन ली या 4 दिन लिया, फिर उसके बाद छोड़ दी, तो उसका जो जर्म था जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो रही थी वो प्रोन हो जाता है, इम्यूनिटी अपनी डेवलप कर लेता है उस ड्रग के अगेंस्ट, और उसके ऊपर वो मेडिसिन पर इफेक्ट नहीं करती। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन एंटीबायोटिक का ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसी तरीके से जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं टीबी के, टीबी में ये होता ही है कि 3 मंथ्स का कोर्स होता है या 9 मंथ्स का कोर्स होता है, 6 मंथ्स का, उसमें पेशेंट जो है वो दरमियान में छोड़ देता है मेडिसिन। जब वो छोड़ता है तो फिर वो दोबारा शुरू करता है थोड़े अर्से बाद कि जी नया कोर्स दोबारा से शुरू करना है, फिर वो उसके बाद दरमियान में दोबारा छोड़ देता है। होता ये है कि जो टीबी का जाम है
वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है उस मेडिसिन को लेके, और उसके ऊपर फिर वो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती। फिर वो अगर वो कोर्स पूरा भी कर लेता है एक ही फ्लो के अंदर तो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी। फिर उसके लिए पूरी स्कीम और उसका जो थेरेपेटिक प्लान होता है वो चेंज करना पड़ता है, डिफरेंट मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती हैं। इसी तरह स्टेरॉइड जो हैं अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली जाएँ तो ये अल्टीमेटली जो इम्यून सिस्टम है हमारा उसको वीक कर रही होती हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं। तो इस वजह से स्टेरॉइड जो हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं अनलेस अनटिल प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रैक्टिशनर, या फिर डॉक्टर के जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके बगैर स्टेरॉइड्स जो हैं वो डिस्पेंस नहीं करनी चाहिए, किसी भी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिटूरेट्स जो हैं ये सीडेटिव्स हैं और इनकी वजह से जो है वो डिपेंडेंस हो सकती है। जो लोग नींद के या नशे वगैरह के आदी हो सकते हैं, इस वजह से इसको हम विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं देते। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं वो शुगर लेवल को लो कर देते हैं। हाइपो का लफ्ज़ जहाँ पे भी यूज़ हो रहा होगा उसका मतलब ये है कि लो कर देना, कम कर देना या कम होना, ठीक है। ग्लाइसीमिक ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है उसको हम ग्लाइसीमिया कहते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ये कि ब्लड के अंदर ऐसे एजेंट्स जो ब्लड के अंदर शुगर की क्वांटिटी को या ग्लूकोज की क्वांटिटी को कम करते हैं वो जो है वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंडर आ रहे होते हैं। इसी तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी, इन ड्रग्स की वजह से जो है वो ड्रास्टिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को जो है वो कोई खुदा न खासा इसको खा के खुदकुशी करने की कोशिश कर सकता है, कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो है उसको हमने स्पेसिफिक किस्म की एंटी हाइपरटेंसिव देनी होती हैं। किसी की किडनी डैमेज हो सकती है, किसी को कफ इशू हो सकता है, किसी का लंग्स का इशू हो सकता है। तो इस तरह के इश्यूज़ को कैटर करने के लिए ये ड्रग्स जो हैं वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंडर रखी जाती हैं। ये तो हमने देख ली कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल हम ड्रग्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की हमारे पास जो ड्रग आ रही है वो हमने कहाँ से ऑब्टेन की है, उसकी बेसिस पे हम उसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं। नेचुरल सोर्सेज आ जाते हैं, सेमी सिंथेटिक सोर्सेज आ जाते हैं और सिंथेटिक सोर्सेज आ जाते हैं। नेचुरल सोर्स जो हमें नेचर से रेलिवेंट चीज़ों से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, मिनरल सोर्स हो गई, हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे सारे। तो इनकी बेसिस पे हम जो है क्या कहते हैं जो ड्रग है उसको हम नेचुरल सोर्सेज में डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हमने फॉर से कोई ड्रग किसी भी नेचुरल सोर्स से ली है, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया और उसको जो है वो हमने थोड़ा बहुत अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, तो हम उसे सेमी सिंथेटिक सोर्स कहेंगे कि कुछ हिस्सा जो है वो हमने नेचर से ले लिया था, कुछ हिस्सा हमने उसमें अपना जो है वो कोई ना कोई केमिकल बीच में ऐड करके उसको चेंज करके बना लिया, तो सेमी सिंथेटिक में आ जाएगी। इसी तरह कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम लैब में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को करवा के, डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके, डिफरेंट जो बॉन्ड्स हैं उनको क्रिएट करके, तो वो सारी जो आती हैं वो सिंथेटिक सोर्सेज के अंडर आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेचुरल सोर्सेज जो हैं उसमें हमारे पास प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, मिनरल सोर्सेज हो सकते हैं, या फिर माइक्रोबियल सोर्सेज भी हो सकते हैं। इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये चारों सोर्सेज जो हैं इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेमी सिंथेटिक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आ जाता है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे सिनेमन, ये जो दालचीनी हम किचन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने खाने वगैरह में, वो सिनेमन होती है, और सिनामोमम लॉरियरी के थ्रू जो है वो हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हम ले रहे होते हैं उस बार्क में से वो है सिनामेल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरीके से ज़ेराज़ेपिन जो है वो हम राउफुलवियर, सर्पेंटिना, ये सारे जो नाम और चीज़ें हैं ये आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। यहाँ पर इनकी सिर्फ एग्जांपल आपने याद रखनी है कि हमारे पास प्लांट सोर्स से हम ये 2-3 एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास आ जाती हैं। जब आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे तो ये आपको वहाँ पे भी याद हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह डाइजॉक्सिन है, ये कार्डियो एक्टिव ड्रग है, और क्या कहते हैं, यह है डिजिटालिस लैनेटा, इसका जो प्लांट का नाम है जो जिससे ऑब्टेन की जाती है उसका नाम है डिजिटालिस लैनेटा। एनिमल सोर्स में हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, जैसे इंसुलिन है, सेक्स हार्मोन्स हैं, थायरॉक्सिन वगैरह हैं, ये हम डिफरेंट एनिमल्स वगैरह से ऑब्टेन कर रहे हैं। कुछ हॉर्स से के गट्स वगैरह से भी ऑब्टेन की जा रही होती हैं। डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, वो 1 बाय 1 हम आगे इन फ्यूचर जो है इन चीज़ों को स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो माइक्रोबियल सोर्स आ जाते हैं, इसमें सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं या फिर वैक्सीन्स हैं। एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन्स में क्या होता है कि हमारे पास जो नॉर्मल जर्म्स हैं या माइक्रोब्स हैं उनको हम इतना वीक कर देते हैं या फिर उनको डेड कर देते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी में। जब बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो हमने क्या किया कि जो चीज़ हमारी बीमारी क्रिएट कर रही थी उसी को हमने यूज़ कर लिया इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। ये इम्यून सिस्टम सारा जो है ये भी फर्दर जो है उसमें पढ़ रहे होंगे, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसको डिटेल में फर्दर भी बता दूँगी, लेकिन इतना इसको फ़िलहाल पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ें आपने आगे पढ़नी है। तो उसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, इंसुलिन और वैक्सीन्स वगैरह जो हैं वो माइक्रोबियल सोर्सेज में आ जाती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है उसको बहुत सारे एलिमेंट्स और मिनरल्स वगैरह भी चाहिए होते हैं, तो हम मिनरल सोर्सेज में जिंक, आयरन, आयोडीन, ये चीज़ें जो हैं वो हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो नीड है उसको हम पूरा कर सकें। जिंक वगैरह हमारे कुछ वेजिटेबल्स और डिफरेंट चीज़ों में हम नेचुरली भी ले रहे होते हैं, आयोडीन वगैरह भी। तो लेकिन अगर हम उसे ड्रग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा जो ड्रग का सोर्स है वो मिनरल कहलाता है। इसी तरीके से सेमी सिंथेटिक का, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कुछ इनका हिस्सा जो है वो नेचुरल लेता है, हम उसको लेते हैं, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और उसको जो मॉडिफिकेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है उसका कोई ना कोई ऐसा यूज़ होता है जो ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है।
एग्जांपल इसमें अमोक्सिसिलिन, सेफट्रिक्साइमोल, सेफ्ट्राक्सोन की आ जाती है। इसमें से अमोक्सिसिलिन की एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल पेनिसिलिन्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं पेनिसिलिन्स, ठीक है। हमारी पहले जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी तो उस वक्त इसका यूज़ इतना ज़्यादा किया गया कि जो ये थे बैक्टीरियाज थे, इन्होंने क्या किया कि अडॉप्टेशन कर ली और उसके ऊपर जो है वो पेनिसिलिन ने इफ़ेक्ट करना छोड़ दिया, या उन्होंने ऐसी जीन्स बना ली जिनके ऊपर पेनिसिलिन जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती थी। उन्हें हम कहते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज, ठीक है। अब क्या किया कि जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने पेनिसिलिन ली, उसके अंदर एक साइड चेन ऐड की और उसकी हमने बना दी अमोक्सिसिलिन। पेनिसिलिन हमारे पास नेचुरल सोर्स से अचीव होती है, उसके अंदर जो हमने साइड चेन लगाई वो खुद से लगाई और उसको जो कंबाइन करके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आई वो अमोक्सिसिलिन थी, ठीक है। इस तरीके से बाकी दो एग्जांपल्स जो हैं वो भी सेमी सिंथेटिक की उसमें डेफिनेशन में आती हैं। देन आ जाता है सिंथेटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्हें हम लैब में बनाते हैं, ये हमें नेचुरल सोर्स से नहीं मिलती, ना ही हम इनकी कोई मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं। डिफरेंट केमिकल हम ले रहे होते हैं और उनको जो है वो लैब में कंबाइन करके मिक्स करके डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो हम उनको फाइनलाइज फॉर्म के अंदर लेके आ रहे होते हैं और उनको हम एज ए ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं उनके इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सल्फोनामाइड ग्रुप्स की आ जाती है। ये सारे ऐसे हैं जो हम लैब में बना रहे होते हैं, ये हमारे पास नेचुरली अवेलेबल चीज़ें नहीं होती। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम और उसके अलावा केमिकल नेम्स वगैरह। इनमें क्या डिफरेंस है और ये हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। बेसिकली हमारे पास एक ही ड्रग को हम डिफरेंट नाम दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? टू आइडेंटिफाई द प्रोप्राइटर, या फिर उसके अंदर जो केमिकल है या सॉल्ट है या फिर हमने कोई एसिड यूज़ किया है, बेसिस यूज़ किए हैं या कुछ किया है, उसके बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे जेनेरिक नेम, बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं वन बाय वन करके इनको देखते हैं। जेनेरिक नेम ऐसा नेम होता है कि जब भी कोई ड्रग इन्वेंट होती है तो उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पैरासीटामोल है, जब ये इन्वेंट हुई इसको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नाम दे दिया पैरासीटामोल, ठीक है। अब पैरासीटामोल एक कंपनी ने बनाई, दूसरी कंपनी ने कहा जी मैंने भी बनानी है, तो क्या होगा, पैरासीटामोल अब आप शॉप पे जाके कहेंगे कि मुझे पैरासीटामोल दें, आप ये तो नहीं बताएंगे ना कि मुझे इस कंपनी की दें या उस कंपनी की दें। हर कंपनी अपना नाम अलग से रखती है ताकि जो पेशेंट है, पेशेंट को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए और अपना जो नेम है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ब्रांड नेम रखती है, ठीक है। उसको हम ट्रेड नेम भी कह रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पैरासीटामोल की। ये जिस वक्त इन्वेंट हुई, जिसने इन्वेंट की उसने इसका नाम रख दिया पैरासीटामोल, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी ने इसे बना लिया पैनाडोल के नाम से, ठीक है। पैनाडोल के नाम से जब बन गई, जब दूसरी कंपनी आई उसने कहा जी मैंने भी पैरासीटामोल बनानी है, और ये नाम जो होते हैं इनके लाइसेंस वगैरह लेने होते हैं, ठीक है। हर कंपनी ने अपना नाम अलग रखना होता है, ये कंपल्शन होती है। एक नाम अगर पहले कोई और कंपनी यूज़ करी उसको दूसरी कंपनी वो नाम नहीं दे सकती, ठीक है। अब क्या है कि एक कंपनी ने पैनाडोल के नाम से पैरासीटामोल को बना लिया और मार्केट में ले आया, दूसरी कंपनी ने कहा जी मैंने भी बनानी है, उन्होंने उसका नाम सजेस्ट किया अपनी मर्ज़ी से कालपोल। आप अगर मार्केट में जाके कहें कि मुझे पैरासीटामोल चाहिए तो आपको वो डिस्पेंसर या फिर जो वहाँ पे खड़ा फार्मासिस्ट है वो आपको पैनाडोल या कालपोल दोनों दे सकता है, दोनों के अंदर है तो पैरासीटामोल ही ना। हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली जाके कहते हैं जी मुझे पैनाडोल दें तो आपको कालपोल नहीं देगा, वो आपको पैनाडोल ही उठा के देगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्रांड नेम है वो एक ही जेनेरिक ड्रग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और कंपनी वगैरह को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद इसमें दूसरी एग्जांपल एस्प्रिन की है, ये हमें डिस्प्रिन के नाम से भी मिल रही होती है मार्केट में। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी इसी तरीके से जब ये दरियाफ्त हुई, जब ये डिस्कवर की साइंटिस्ट ने तो उसने इसको नाम सिप्रोफ्लॉक्सासिन कर दिया। उसके बाद जब डिफरेंट कंपनीज ने इसको, जो पहली कंपनी जिसने बनाया या जिसने भी, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पहले किसने बनाया बाद में किसने बनाया वो डिस्कशन यहाँ पर नहीं है। फोर्थ से किसी ने नोविडेट के नाम से बना ली, नोविडेट जो हमें मिल रही होती है उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। इसी तरह एक कंपनी सैप्रोक्सिन के नाम से जो है वो इसको मार्केट में चला रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या हो गया, उसका जेनेरिक नेम है, मतलब ये कि उस ड्रग के अंदर, उस टैबलेट के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन अवेलेबल है। एक कंपनी ने उसको साइप्रोक्सिन का नाम दिया हुआ है, एक कंपनी ने उसको नोविडेट का दिया हुआ है। आप चाहे साइप्रोक्सिन खाएं चाहे आप नोविडेट खाएं, आपको इफेक्ट सेम ही मिलेगा। और जहाँ तक बात है ब्रांड नेम की, यहाँ पे जो ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसमें जो मेन आपने चीज़ याद करनी है वो प्रोप्राइटरशिप है। प्रॉपर्टी हम कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन की ये प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो डिफरेंट नेम्स होते हैं ये उन कंपनीज़ की प्रॉपर्टी या प्रोप्राइटरी नेम्स होते हैं, ठीक है। ये आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैंने जैसे पहले आपको जो पीछे एग्जांपल्स दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग बता दिया, आप इसके यहाँ जो लिखी हुई हैं उसके हिसाब से भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पैरासीटामोल के लिए पैनाडोल और कालपोल बताई थी, ये एक और नाम डिस्प्रोल के नाम से जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, और वोल्ट्राल और डाइक्लोरान के नाम से डाइक्लोफेनिक सोडियम अवेलेबल है। आप जाके उसे डाइक्लोरान कहेंगे तो डाइक्लोरान ही देगा, लेकिन अगर हम डाइक्लोफेनिक सोडियम कहेंगे तो वो डाइक्लोरान और वोल्ट्राल दोनों में से कोई एक भी दे सकता है, ठीक है। तो जेनेरिक नेम चेंज नहीं होता, जो ब्रांड नेम है वो चेंज होता है, बताने का मकसद ये है। इसी तरह एस्प्रिन की मैंने आपको जैसे डिस्प्रिन की एग्जांपल दी थी, ये लोप्रिन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है। उसके बाद आ जाता है हमारी जो ड्रग्स हैं उनका केमिकल नेम,
उसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं, उनका साइंटिफिक या केमिस्ट्री में हमने उनको क्या नाम दिया हुआ है, उनके अंदर कौन से ग्रुप्स यूज़ हुए हुए हैं, कौन से बॉन्ड्स बने हुए हैं, कौन से एसिड्स हैं, कौन से जो हैं वो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, फिनॉल रिंग लगा हुआ है, या कोई अगर उसके अंदर कोई उसके केमिकल में जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे हम इसको नाम दे रहे होते हैं, जो केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम में हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि उसके अंदर हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर और चीज़ों को देख रहे होते हैं। अच्छा, केमिकल नेम में ना हम इस चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं कि उसके अंदर कोई बॉन्ड मिस नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई अगर स्ट्रक्चरल ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको मिस नहीं कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड के साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच हुआ है तो हम इसको पूरा नाम हमने इसको दे दिया एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को हम सिर्फ सैलिसाइलिक एसिड नहीं कह सकते, ठीक है। और एसिड ग्रुप अटैच हुआ है तो एसिटाइल सैलिसाइलिक भी नहीं कह सकते, उसके साथ एसिड लगाना कंपलसरी है। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अमाइनोफिनोल है, एक हमारे पास फिनोल है जिसके ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ क्या है पैरा पोजीशन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। जो केमिकल नेम्स होते हैं वो उसके पूरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं कि इसके अंदर बेसिकली है क्या। इसको मैं दोबारा बता देती हूँ, एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एक फिनोल रिंग है, ठीक है, फिनोल रिंग के साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, उस फिनोल रिंग के साथ एक अमाइनो ग्रुप लग गया, ठीक है, उसकी पैरा पोजीशन पे एक एसिटाइल ग्रुप भी लगा हुआ है तो हमने इसका नाम दे दिया एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल, ठीक है। और ये हो गया इसका जो हमने जेनेरिक नेम क्या दिया हुआ था, पैरासीटामोल। अच्छा, एक टर्म यूज़ हो रही होती है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होती है कि एक यूनिट डोज के अंदर कितनी अमाउंट है उस ड्रग की। हमारी जो ड्रग होती है, मिसाल के तौर पे हम टैबलेट्स ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, कैप्सूल्स ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, उसके अंदर हमारी सिर्फ मेन ड्रग नहीं होती, उसके अंदर फर्दर और एक्सीपिएंट्स भी डले हुए होते हैं। हम आगे देखेंगे कि मेन ड्रग क्या होती है और उसके एक्टिव क्या होता है, एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं। तो जो एक्टिव ड्रग है बेसिकली जिसने जाके अपना एक्शन शो करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ है, ठीक है। 500 मिलीग्राम कैप्सूल का मतलब ये है, मिसाल के आप टैबलेट का ले लें 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल की अगर हम टैबलेट ले रहे हैं तो उसके अंदर पैरासीटामोल की क्वांटिटी 500 मिलीग्राम है, ठीक है। और उसके अंदर क्या कहते हैं एक्सीपेंट्स बाइंडर्स होंगे और डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। ये डिटेल्स जो हैं वो आगे जाकर डिस्कस होंगी, इसलिए अभी कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही। कलेक्टिवली हम ये कहते हैं कि उसके अंदर जो हमारी मेन ड्रग है जिसने अपना एक्शन शो करना है, जिसने जाके सर दर्द को ख़त्म करना है, वो कितना है, वो 500 मिलीग्राम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 250 मिलीग्राम पर 5 ml ऑफ सस्पेंशन हम पूरी बोतल तो नहीं पी लेते ना, तो उसके ऊपर जो डोज लिखी हुई होती है वो ml के हिसाब से लिखी होती है कि इतने ml में इतनी क्वान्टिटी अवेलेबल है। या अगर 100 ml की बॉटल है तो उसके अंदर टोटल कितनी पैसे ये यूजली लिखा नहीं जाता, 5 ml या 10 ml या 15 ml की क्वान्टिटी के अंदर कितनी ड्रग जो है वो हम एडमिनिस्टर कर रहे होंगे वो लिखा जाता है 5 ml। और ये जो हमारे पास टी स्पून, टेबल स्पून और ये सारे होते हैं ना, डिज़र्ट स्पून, ये बेसिकली इनके अंदर ml की क्वांटिटी मेंशन होती है। जो टी स्पून होता है वो 5 ml का होता है। तो 5 ml अगर हम किसी सस्पेंशन को लेते हैं तो उसको लेने से कितनी ड्रग जाएगी, 250 मिलीग्राम ड्रग जो है वो इसके अंदर एडमिनिस्टर हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर एड्रेस करूँगी। थैंक यू सो मच।